चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए, आप जानते हैं इस चेहरे को बखूबी, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, हरियाणा विधानसभा का सत्र बिल्कुल गुंजायमान हो रहा है और जहां से निकलकर अनेकों खबर आ रही हैं, खट्टी और मिठी दोनों प्रकार की। और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अखर रही है विपक्ष के नाते, विपक्ष को वह यह अखर रही है कि अभी तक भी कोई विपक्ष का नेता नहीं है। एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल कमान संभाल रखी है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि उसी की खुद की पार्टी उनको विपक्ष के नेता के लायक नहीं समझती है। अगर समझती तो बना देती। आखिर माजरा क्या है? जब सारे के सारे विधायक ये चाह रहे हैं कि सीएलपी का नेता हुड्डा साहब को बना दिया जाए, अधिकतर विधायक, और सभी विधायकों ने लिखकर भी हाईकमान को दे दिया है, लेकिन पार्टी फिर भी नहीं बना रही। और दूसरी तरफ है हुड्डा साहब भी बिल्कुल जिद पकड़े हुए हैं। जो कोठी विपक्ष के नेता को अलाट होनी है वो अभी तक उन्हीं के पास है और वह कोठी खाली भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि वह भी हाईकमान को इशारा कर रहे हैं कि अगर विपक्ष का नेता सीएलपी बनूंगा तो मैं ही बनूंगा। दबाव अपने तरीके से बना रहे हैं और उधर से हाईकमान भी क्या उनको यह संकेत दे रहा है कि हुड्डा साहब नहीं, अब आपका समय चला गया है। आखिर वजह क्या है? क्यों हाईकमान नहीं बनाना चाहता? मजबूत नेता भी हैं, क्या कारण है? उन कारणों पर आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल तह तक जाएंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं बना रहा हाईकमान हुड्डा साहब को। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए, आप जानते हैं इस चेहरे को बखूबी, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युम्न भाई जी देखिए, सदन चल रहा है जी। अगर सदन में हुड्डा साहब बिल्कुल अपने तरीके से जो आवाज उठानी चाहिए या जो कोशिश होनी चाहिए वो कर रहे हैं जी, परंतु अगर यही आवाज वो विपक्ष के नेता के तौर पर उठाते तो मेरे हिसाब से उस बात में वजन ज्यादा होता। आखिर चक्कर क्या है कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बना रही? देखो, निश्चित रूप से विपक्ष का नेता बहुत महत्वपूर्ण पद होता है जी, और या तो मुख्यमंत्री एक बनता है, ठीक बात है, या विपक्ष का नेता एक बनता है, ठीक बात बाकी है। तो मंत्री बहुत बनते हैं, विधायक बहुत बनते हैं। जी बिल्कुल। तो विपक्ष का नेता सबसे जरूरी है, लेकिन पहली बार हरियाणा के इतिहास में और हो सकता है संभवतः देश के इतिहास में भी ऐसा पहला मौका हो जी, जब लगभग 5.5 महीने बीत जाने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने विधायक दल का नेता, जिसको विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना है, वो नहीं बना पा रही है जी। और बिल्कुल साफ और स्पष्ट संकेत जो नजर आ रहे हैं कांग्रेस आला कमान की तरफ से वो यही है कि वो किसी भी हालात और परिस्थिति में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाना चाहता। अच्छा, अगर उनको बनाना चाहता तो 37 में से 30-31 विधायक उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर है जी। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा खेमा है उसमें तो कोई ऐसा शख्स भी नजर नहीं आता कि जो विपक्ष के नेता के पद को सही ढंग से निभा भी सके। ठीक बात है। दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पूरी तरह से ठान लिया है कि हर हालात में वो विपक्ष का नेता बनना चाहते हैं जी, और उसका भी उन्होंने स्पष्ट ये संकेत दे दिया है क्योंकि विपक्ष के नेता के नाते पिछली बार उनको जो सरकारी आवास आवंटित हुआ था जी, उसको उसको वो खाली नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता को एक कैबिनेट मंत्री के बराबर तमाम सुविधाएं मिलती हैं, यस। और उन तमाम सुविधाओं में वो मंत्रियों को जो कोठी मिलती हैं उसी तरह की कोठी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मिली हुई है और अब वो खाली कर नहीं रहे जी। तो ये साफ और स्पष्ट संकेत है कि दोनों तरफ से आपसी तलवारें तो खींच चुकी हैं, बस वो चलनी बाकी है जी। और दोनों तरफ से जिस ढंग का सिस्टम दिखाई दे रहा है कांग्रेस की भी ये समझ नहीं आ रही कि वो क्यों अड़ियल पड़ा कर रही है।
जब हरियाणा के जो 37 विधायक चुने गए हैं, उन 37 में हुड्डा साहब के अलावा जो बाकी 36 बच गए, उन 36 की चाहे सीनियरिटी देख लें हम, चाहे उन 36 का पूरे प्रदेश में जनाधार देख लें, तो हुड्डा साहब के मायने कोई भी नहीं दिखाई देता। तो कारण क्या, फिर क्यों हाईकमान इतना अड़ा हुआ है? मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान उनका जिस तरह का कार्यकाल बीता, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो तरह तरह के आरोपों से हुड्डा साहब घिरे रहे। बहुत से जो है कोर्ट कचहरियों में उनके मुकदमे चल रहे हैं, और यहाँ तक कि रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी जी की जो पुत्री हैं, प्रियंका गांधी, उनके पति हैं जी, उन तक का भी कई जमीनों के मामले में नाम आया जी। और गांधी नेहरू परिवार की कह लीजिए या सोनिया गांधी के परिवार की कह लीजिए बड़ी फजीयत हुई जी जी। और इतनी ज्यादा फजीयत हुई हुड्डा साहब के राज में उनकी कि उसके बाद जब नरेंद्र मोदी बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर का फेस था, तब भी वो बार बार हरियाणा में SCZ से लेकर के जितने भी जमीनों के मामले थे जी, उनकी चर्चा अपने भाषणों में अक्सर करते थे जी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान के दिमाग में भी एक चीज ये जरूर बैठ रही होगी, और मैं जो राहुल गांधी को समझ और पढ़ पाया हूँ कि एक सनकी टाइप का आदमी नहीं होता, वे जिस चीज पे भरोसा करेगा तो आंख मूंद के करेगा, और जिस चीज पर नहीं करेगा तो चाहे उसके लिए कुछ भी नुकसान हो, कुछ भी हो, वो उसको फिर छोड़ देता है। तो प्रद्युमन भाई एक बात देखिए पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़े नेताओं का काफी नुकसान हो चुका है जी। क्या फिर कांग्रेस पार्टी ने ये मन बना लिया है, क्योंकि हुड्डा का नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है जी। पंजाब की स्थिति पर अगर आप नजर डालेंगे तो वहां इसी प्रकार का घटनाक्रम घटा था और पंजाब कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया जी। तो क्या अब हाईकमान ये मन बना चुका कि हम हुड्डा को खोने का नुकसान है या जो उठा सकते हैं? देखो अब इतनी देर हो चुकी है, जब 6 महीने के आसपास हो गया टाइम, तो अब अगर उनको बना भी देंगे ना, तो भी जनता के दिमाग में एक मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है कि हुड्डा साहब के अब गांधी नेहरू परिवार में नंबर कम हो चुके हैं, कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी वो ये है कि हुड्डा साहब का अल्टरनेट हरियाणा में वैसे तो कोई है नहीं, ना तो वोट परसेंटेज के हिसाब से, ना जितनी मेहनत उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं उस लिहाज से। यहाँ हम एक चीज और देखेंगे कि कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है और बीजेपी क्यों उभर रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही कारण है कि कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी। बीजेपी ने तो एक ऐसा टॉनिक मिल चुका है कि जिस भी राज्य में उनके हालात खराब हो या जिस भी राज्य में उनको ये लगता हो कि यहाँ बात बनेगी नहीं जी, यहाँ तक कि राज्य छोड़िए जिस भी कोई लोकसभा या विधानसभा की सीट तक भी अगर बीजेपी को ये लगता हो, वो मैं उदाहरण दूंगा कि यहाँ हमारे पास मजबूत आदमी नहीं है जी, तो उनके पास सिर्फ एक ही उनको टॉनिक मिला हुआ है, वो कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का नेता तोड़ के अपनी पार्टी में ले आते हैं और उसको टिकट दे देते हैं। जैसे हरियाणा के संदर्भ में मैं आपको 3-4 उदाहरण दूं। इस बार कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था जी। नवीन जिंदल को तुरंत ज्वाइन कराया 10 मिनट पहले और टिकट पकड़ा दी। ठीक बात है। हिसार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत आदमी नहीं था जी। चौधरी रणजीत सिंह को 10 मिनट पहले पटका पहनाया और टिकट दे दी जी। सिरसा में सुनीता दुग्गल का जो कार्यकाल रहा उसमें वो बहुत कुछ नहीं कर पाई, ना ही वो हल्के में बहुत ज्यादा आ पाई जी, जी। तो जिसकी वजह से ये लग रहा था कि यहाँ सुनीता दुग्गल की बड़ी बुरी हार हो सकती है, तो उसका अल्टरनेट पार्टी ने तुरंत अशोक तंवर को ज्वाइन करा करके और उनको टिकट दे दी। तो ये तो हरियाणा के संदर्भ में है। अलग अलग राज्यों में भी वही चीज है, जहां भी इनको कमजोरी नजर आती है तो ये दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ करके और अपनी पार्टी में ले आते हैं। इसलिए बीजेपी अप है। और राहुल गांधी को आज तक ये बात समझ नहीं आ रही कि जो कांग्रेस इतना बड़ा समुंदर था, उस कांग्रेस में आज ये हालात हैं कि आपके पास अगर सही मायने में देखें ना, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिवों को उठा करके देखिए, उनमें देखो कितने अनुभवी आदमी हैं, कितने बड़े चेहरे हैं। ऐसे ऐसे लोग राष्ट्रीय महासचिव जो कभी अपनी जिंदगी में एमएलए नहीं बने। ठीक बात है। पूरी जिंदगी में जो आदमी खुद पूरी जिंदगी में ये हालात है कि कितने एक बड़े और उनको राष्ट्रीय महासचिव
प्रभारी तक लगा रखे हैं। ठीक बात। जितने इंचार्जेस हैं अलग अलग राज्यों के, आप उनका राजनीतिक लेवल देख लो कितना बड़ा है। जी। जो भारत कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों में पीसीसी के प्रेसिडेंट बना रखे हैं जी। बहुत से राज्यों में ऐसे जूनियर नेताओं को सौंप रखी कमान, और जिसका हसर ये है कि पार्टी लगातार गर्त में जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ये हालात है कि उन्होंने पन्ना प्रमुख से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये ही नहीं पता अनगिनत कितने पद बांट दिए। ठीक बात है। और लोग अब भी इतने मिल जाते हैं जिनके पास कोई पद नहीं है। अच्छा प्रद्युम्न भाई, एक बड़ा सवाल है, जनता के जहन में ये चीज चल रही होगी कि आखिर वह कौन से बिंदु हैं जहां से हुड्डा साहब के और गांधी परिवार नेहरू के रिश्ते खराब हो गए हैं? देखो मैं जो समझ रहा हूं, क्या कारण है वो? मैं दो तीन चीजें सोच रहा हूं इसमें। एक सबसे बड़ी चीज तो इसमें ये है कि जब हुड्डा साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय जिन नेताओं ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में मदद की, अच्छा, चाहे वो अहमद पटेल हों जी, चाहे वो जनार्दन द्विवेदी हों जी, जो उस समय बड़े पावरफुल थे कांग्रेस पार्टी में, और उसके अलावा चाहे गुलाम नबी आजाद हों जी, ये 3-4 आदमी तो ऐसे थे जिन्होंने हुड्डा साहब के लिए हद से ज्यादा प्रयास किए। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनमें से या तो कोई स्वर्गवासी हो गया है, या कांग्रेस छोड़ चुका है जी, या वो बिल्कुल हाशिए पर है जी। तो मेन बात ये है कि जो उनकी टीम थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जी, वो जो उनकी सेंटर में पैरवी करती थी, जो उनकी पैरवी करती गांधी नेहरू परिवार में, ठीक है, एक तो वो अब रही नहीं, अच्छा, पूरी तरह से वो जीरो होगी। दूसरा जो उनका 9.5 साल का, ये बात मैं कर रहा हूं जब उनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है, दूसरी बार तो वो अपने गठ से बन गए, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो 9.5 साल का उनका कार्यकाल रहा, और उस कार्यकाल में जिस तरह से बार बार गांधी नेहरू परिवार के जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, ठीक है, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते रहे जी, जमीनों के घोटालों को लेकर के, और भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें ये तक कहा गया कि यहाँ एक सरकारी दामाद जो है बिठा दिया गया है जी, बिल्कुल, जो बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल। तो उससे राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी गांधी नेहरू परिवार की छवि को बहुत बड़ा डेंट मिला। अच्छा, अब मैं एक चीज और बताऊं दर्शकों को, जो 2005 से, थोड़ा सा इसमें एक चीज साथ में ये क्लियर कर दिए जी, क्या गांधी परिवार को यह लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को जी इन चीजों में घसीटा गया जी, उनके साथ पार्टनरशिप की गई जी, तो यहाँ पर हुड्डा साहब का कोई दिमाग था क्या, कोई प्लान था क्या? देखो ऐसा है, वैसे तो कोई किसी को नहीं घसीटता, वो तो कहीं ना कहीं अगले का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर मिलता है। अच्छा। यूं धक्का तो कोई किसी को थोड़ी वो कर लेगा जी जी, इंटरेस्ट दोनों तरफ से है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा भी क्या काम करते हैं, ठीक बात, कारोबारी है वो भाई, वो एक व्यापारी टाइप के आदमी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति तो वो करते नहीं, बिल्कुल। तो व्यापारी आदमी हमेशा कोई भी हो चाहे तो वो कहीं ना कहीं अपने मुनाफे की तरफ देखेगा। तो कई बार फिर ये बात सुनने को मिलती है जी कि गांधी परिवार यह सोचता कि रॉबर्ट वाड्रा का जो नाम खराब किया गया जी, या उनको कारोबार में शामिल किया गया, वो तो और भी अनेकों कारोबार कर रहे थे, तो उनके आगे ये जो प्लान रखा था ये हुड्डा साहब ने रखा था, और उससे हमारी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। देखो 2005 से पहले हरियाणा में जमीनों के क्या भाव थे, और 2005 में जैसे ही हुड्डा साहब आए जी, उसके बाद किस तरह से आग लगी जमीनों में। और बड़ा ताजा उदाहरण मैं बताऊं, उसके बाद 2014 में जब सरकार चली गई तो फिर जमीनें एकदम गिर गई, जमीनों का रेट, प्रॉपर्टी का रेट जी। और इस बार 2014 के अक्टूबर में जब ये लगा ना कि हुड्डा साहब आ सकते हैं, तो एकदम से फिर आग लगी। उसके बाद 24 अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर 24 में, उसके बाद जब वो नहीं आए तो अब फिर मामला डाउन होने लग रहा है रोज, अब हर रोज जमीन पिट रही है। अच्छा, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। इसका कहीं ना कहीं ये मामला है कि आखिर हुड्डा साहब को कोई तो ऐसी, अच्छा एक चीज और भी, एक गजब बात मैं बताऊं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी प्रॉपर्टी का काम करते थे। अच्छा, और ये बात चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता जी कई बार कहती हैं, ठीक है, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कई बार कहते हैं, भाई मेरे को जो घर दिलाया था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलाया था जी जी, और वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, राजनीति में करते हैं। अच्छा, दिल्ली के नजदीक थी रोहतक, वो दिल्ली में एमपी थे लगातार, और काफी सारे नेता करते हैं,
बहुत करते हैं आजकल तो ऐसा 90% नेता करते हैं। आजकल तो ऐसा है जो एमएलए बनते हैं ना, एमएलए और एमपी, उनमें ज्यादातर या तो कोई शराब का ठेकेदार मिलेगा, या कोई और चीज का ठेकेदार मिलेगा, या प्रॉपर्टी डीलर मिला, कॉलोनाइजर मिलेगा। ज्यादातर तो वही लोग हैं, आम घरों के लोग तो आते नहीं, क्योंकि बहुत होगी राजनीति। उस वक्त हुड्डा साहब बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे। बिल्कुल, अच्छा, बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे और उनको उन चीजों का पता था। अच्छा, फिर जिस आदमी ने जो बिजनेस किया हुआ हो ना, ठीक बात है, वो उस बिजनेस में पकड़ होती है। अब जैसे खट्टर साहब ने एक बयान दिया था, भाई मैं जब कपड़ा बेचा करता तो जो है व्यापारी ये काम किया करते। ठीक है, वो तो जिसकी जो पकड़ है। चोरी बंसीलाल एक बात कहते थे कि भाई मैं तो ऊँटनी का पुंजड़ अगर टिब्बा में पकड़ लूं तो कई किलोमीटर तो उसको कौन छोड़ूं, क्योंकि ऊँटनी चराई उड़ी थी। ठीक बात है, ठीक है ना, ऊँटनी पर हलवा उड़ा था। सही बात। तो वो अलग अलग नेता का अलग अलग सिस्टम है। किसी ने कोई काम है, किसी ने कोई काम है, किसी ने कोई काम। अब ओम प्रकाश चौटाला ने क्यों इतना संघर्ष किया आखिरी उम्र तक भी? क्योंकि वो बसों में धक्के खाए उन्होंने। ठीक बात है। जो आदमी बसों में पैर कटा करके चलेगा तो आप अंदाजा लगाओ भाई वो संघर्ष तो कर ही सकता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को ही क्यों चुना? क्योंकि कांग्रेस में तो और बहुत कुछ था और नेता भी थे और एक इनके सहयोगी भी जिन्होंने मदद की जी, परंतु इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को ही क्यों चुना? देखो, इसमें सीधी बात ये है, जो श्रीमती सोनिया गांधी है, ठीक है, भले ही गांधी नेहरू परिवार हम बोलते हैं, लेकिन उसकी सर्वा सोनिया गांधी है। और सोनिया गांधी के दो ही संतान है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कहीं ना कहीं जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी समय से राजनीति में सक्रिय थे। और रॉबर्ट वाड्रा अपने कारोबार में सक्रिय थे जी। तो इस तरह का काम कोई भी नेता करता हो तो वो कहीं ना कहीं जो है कारोबारियों को अपने साथ मिलाता है। और बहुत चीजें हमने ये भी नोट की बहुत बार कि भाई ये फलाना मॉल या ये फलाना स्कूल कॉलेज ये हॉस्पिटल फला व्यापारी का है, लेकिन इसमें हिडन पार्टनर फलाना नेता है। बिल्कुल, बहुत बार देखते हैं। वो हिडन पार्टनर का मतलब यही होता है कि वो पैसे तो लगाता नहीं, लेकिन वो उसकी कहीं कोई CLU करवा दी, कहीं कोई और कोई कागज, कहीं कोई दिक्कत आएगी वो पास करवा दिया, उसका नाम के वो परसेंटेज में अपना हिस्सा रख लेता है। तो इस तरह का ये कई सालों से चल रहा है। ये पार्टी मतलब चल रही लंबे समय, बहुत लंबे समय से चल रही है। और देखा जाए तो कहीं न कहीं ये राजनीति के लिए बड़ी गलत है। नहीं, गलत तो है, गलत तो इसीलिए का तो परिणाम है। आप एक चीज देखो, एक वो समय था जब बलबीर सिंह ग्रेवाल जैसे, ओम प्रकाश बेरी जैसे विधायक बनया करते, जो बिल्कुल आम घरों के लोग थे। और आज आप देखो, कोई आम घर का आदमी तो गांव में सरपंच का चुनाव तक लड़ने के बिल्कुल वहां भी जो है इतना खर्चा लगता है, कहां से देगा अगला? ठीक बात है। और खर्चा लगने के बाद ये श्योरिटी नहीं कि वो जीत जाए चुनाव, जीत जाएगा। और खर्चा लगने के बाद ये मजबूरी बन जाती है कि आपने वो पूरे करने हैं। बिल्कुल, वो फिर उससे कई गुना पूरे करने हैं। इस तरह के रास्ते ढूंढते हैं वो, इस तरह के। अब देखो, अब कांग्रेस के 37 विधायक हैं और उन 37 में से कई ऐसे भी बन रहे हैं जिन्होंने अंधाधुंध खर्चा लगा रखा था और अब राज आया नहीं। तब उनमें से भी एक आधा जरूर कोई डेढ़ बुन में पक्का मिलेगा भाई ये पूरे कैसे किए जाए। सही बात है, ठीक है ना। खर्चा तो इतना लगा दिया, और राज के बिना जो है बहुत कम रेयर चांस, आड़े टेढ़े रास्ते ढूंढेंगे वो। बिल्कुल, वो कोई ना कोई करते रहते हैं हर आदमी। और देखो, तो फिर उस पे आ जाते हैं जी, आप मूल सवाल पे जी। तो रॉबर्ट वाड्रा को यानी कि पार्टनर बनाना कोई गलत नहीं था? नहीं, गलत तो ऐसा है, देखो वो कारोबारी आदमी है और कोई भी सरकार है तो सरकार को जो लोग चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं भाई इनके परिवार में कौन खासम का। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। हमने बहुत बार ऐसी चीजें देखी हैं। तो जब वो मंत्री बन जाता है ना, उसके बाद उसके लड़के, भाई, भतीजे, पता नहीं कितने के लोग सक्रिय हो जाते हैं। और फिर जो इस तरह का कारोबारी टाइप के जो लोग होते हैं वो चूंकि मंत्री को तो सीधा नहीं बात करते, लेकिन उसके जो परिवारजन है उनमें से किसी को पकड़ लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है। और बहुत बार इस तरह के आरोप भी नेता आपस में लगाते रहे हैं कि ये भाई भतीजावाद कर रहा है, ये जो है अपने इसके जो है भाई भतीजे जो है बिल्कुल खुलेआम भ्रष्टाचार में संलिप्त। अभी विधानसभा के अंदर उन्होंने सुनील सांगवान ने आरोप लगाया है, सुनील सांगवान भाई भतीजावाद करते। बिल्कुल, उन्होंने तो बिल्कुल सीधा कहा है कि मेरे पिताजी, उन्होंने तो अपने पिताजी का एग्जाम्पल दिया कि मेरे पिताजी को जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा भाई अगर तेरा कोई भाई भतीजा तो लगा देंगे, नहीं और किसी को नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। और वो सुनील सांगवान कह रहे हैं
जिनके पिताजी हजका से विधायक बनने के बाद हजका को छोड़ करके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में गए और उनकी सरकार में मंत्री बने, बड़े पावरफुल मंत्री बने, और वो ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति में एक चीज तो ये बिल्कुल क्लियर होगी। मैं एक और अच्छा, एक प्रद्युमन भाई, पहले फिर चलेंगे अगली बात पे, क्लियर करते हैं। अब देखिए, विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जाता कि हुड्डा साहब और वाड्रा जी का कुछ है, पार्टनरशिप के भी आरोप लगते हैं जी, लेकिन इसके कोई प्रमाण भी है क्या, या हवा हवाई बात है कि हुड्डा साहब और वाड्रा जी कहीं पार्टनर हैं, तो कोई प्रमाण भी है क्या इस बात? देखो ऐसा है, प्रमाण तो जो लोग कह रहे हैं या तो वो रखे हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण तो आया नहीं है, और इन चीजों के कभी कोई प्रमाण होते भी नहीं। अच्छा, क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है कि जो हिडन पार्टनर टाइप में लोग होते हैं ना, उनका सिर्फ ये बात चलती कि भाई ये फलाना आदमी इस कारोबार में हिडन व्यापारी, ठीक है, हिडन पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर बोलते हैं, वो साइलेंट पार्टनर कह दो, हिडन पार्टनर कह दो, जिसका पता नहीं होता, तो वो चीजें हैं, बहुत बार बोलते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो पार्टनर है ना है, वो एक सेकेंडरी चीज होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस ढंग के ये आरोप पिछले 10, साढ़े 10, 11 साल से लगातार लग रहे हैं, इसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बहुत बार बार ये कहते हैं कि हुड्डा साहब को हम जेल में भेज देंगे, ना तो अब तक उनका कहीं वो जेल में जाने का कोई सिस्टम नजदीक तक भी नहीं शुरू हुआ है, ठीक है, फिर वो बिना काम की क्यों बात करते हैं? ठीक बात है। दूसरी बात मेरा ये मानना है कि मैं उसी पॉइंट पे था प्रद्युमन भाई जी, अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कुछ गलत किया है जी, जनता के पैसे को लूटा है जी, कोई घोटाला किया है जी, तो कितने साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में? ये सब किस बात की देरी है? ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से लोगों को मूर्ख बना करके वोट लिए जाते हैं जी, और किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। पिछले 10.5, 11 साल से लगातार ये चीज सुन रहे हैं हम कि भाई हुड्डा साहब और रॉबर्ट वाड्रा ने इतने बड़े बड़े घोटाले प्रदेश में किए और उनको जो है जेल होगी, कभी भी जेल हो सकती है। बहुत से लोग तो यहां तक भी आरोप लगाते हैं कि हुड्डा साहब जेल में से बचने के लिए ही बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि अगर उन्होंने कुछ गलत कर रखे है तो जो सरकार 11 साल में उनको कहीं कोई दंड नहीं दे पाई जी, तो इसका मतलब सरकार भी फेलियर है। अगर उन्होंने गलत तो कर रखा तो जनता का भी धोखा है, और अगर उन्होंने कुछ गलत कर ही नहीं रखा तो फिर बिना काम उनको क्यों बदनाम किया जा रहा है? जी, ठीक है ना, उनकी भी तो मानसिक परेशानी तो उनको भी तो हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों की जा रही है, क्यों जो है लोगों की मूल भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कट सरकार को रखनी चाहिए, और ये अकेली इस बीजेपी की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल की मार मार के ये कहा करता कि शीला दीक्षित ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए, बिल्कुल ठीक, और हमारा राज आते ही हम ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, पहली सरकार ही उसी कांग्रेस के साथ मिलाई, उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, और जिस लालू को का पोस्टर लगाकर बाकायदा अनशन किया कि ये है देश के भ्रष्ट नेता हैं, इनको राजनीति से बाहर कर देना चाहिए, उन्हीं लालू जी के साथ गलबाही की, इंडिया गठबंधन में साथ आ गए, ठीक है। तो कोई कुछ ये कहा जा सकता है कि राजनीति में फिलहाल ना सिद्धांत रहे ना नैतिकता रही, अब तो केवल और केवल मौका प्रस्ती है। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं प्रद्युमन भाई, एक तो हो गया रॉबर्ट वाड्रा वाला जी, दूसरा क्या पॉइंट है जिससे हाईकमान इनको नहीं बना रहा? देखो एक चीज मैं ये और समझ रहा हूं कि पिछले 9-10 साल से रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दो नेता गांधी नेहरू परिवार के बहुत नजदीकियों में शामिल जी, दोनों पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अलग अलग राज्यों के अलग अलग समयों में लगातार प्रभारी बन रहे हैं, दोनों नेता सांसद भी हैं, और दोनों की जो है गांधी नेहरू परिवार में कितनी उपयोगिता है इसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि रणदीप सुरजेवाला जो अपनी जिंदगी में कभी एमपी नहीं बने, और एमपी बनना तो दूर, उन्होंने कभी एमपी के लिए चुनाव तक नहीं लड़ा जी, टिकट तो मांगी उन्होंने, बिल्कुल, लेकिन उनको कभी टिकटें नहीं दी पार्टी ने, बिल्कुल,
उस रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा की बजाय राजस्थान से राज्यसभा में भेजना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वो कितने एक बड़े नेता, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जो बहुत बड़ा नेता हो ना राष्ट्रीय स्तर का, उसको ही दूसरे स्टेट से राज्यसभा में भेजा जाता है। बिल्कुल ठीक। वरना तो राज्यसभा में तो उसी स्टेट के लोग जाते हैं ज्यादातर। कोई बहुत बड़ा नेता हो तो उसको भेज दिया जाता है, पार्टी के लिए काफी जरूरी हो। बिल्कुल। अब जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको आसाम से भेज दिया, आसाम उनका क्या था, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, लेकिन वे बड़ा चेहरा है। अब इसी तरह से हरियाणा में भी भेजा गया था। तो कई बार एक चीज तो ये प्रमाण करता है कि उनका कितना बड़ा चेहरा है। अच्छा। दूसरी बात, जिस तरह से उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया सेल का पूरा इंचार्ज, राष्ट्रीय महासचिव, कर्नाटक जैसे राज्यों का प्रभारी, और दूसरा नाम जो कुमारी शैलजा है, उनका नाम तो एक बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के लिए चल पड़ा था। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया, जब ये बात चली कि एससी समाज के किसी नेता को बनाया जाएगा, तो उसमें जो है कुमारी शैलजा का नाम चल पड़ा था। उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तब ये चर्चा चली कि कांग्रेस 4 अलग अलग कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, अलग अलग डिवीजनों के हिसाब से, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, इस हिसाब से। राइट है। उसमें जो है उत्तर भारत का राष्ट्रीय जो है कार्यकारी प्रधान कुमारी शैलजा को बनाया जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों ने वहां अपनी अच्छी खासी गोटी फिट कर ली। दूसरी तरफ आप ये देखो कि 2014 से पहले भी और 14 के बाद भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के अध्यक्ष तो बने हरियाणा जी, लेकिन वो कभी राष्ट्रीय स्तर पर ना तो राष्ट्रीय महासचिव कभी पार्टी के बने, ना राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर रही जी। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार के सांसद हैं जी, 4 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा जी, लेकिन वो भी केवल जो एक आमंत्रित सदस्य के तौर पर CWC में, बिल्कुल। उसके अलावा उनके पास कोई और बहुत बड़ा पद नहीं है। वरना तो वो युवाओं में कहें या छात्रों में कहें या किसानों में कहें, रणदीप और शैलजा से तो ज्यादा लोकप्रिय है। दिल्ली में, हरियाणा के उसमें, दिल्ली में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, दिल्ली में तो दीपेंद्र राजनीति भी नहीं कर रहे जी, वहां भी लगातार वो जो अपने उनके खासम खास लोग हैं उनको जिता रहे हैं जी, यूनिवर्सिटीज में जी, तो कहीं ना कहीं उनका एक प्रभाव तो है। लेकिन उसके बावजूद उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी ना देना जी, ये दर्शा रहा है कि गांधी नेहरू परिवार में शैलजा और रणदीप की ज्यादा चल रही है। और तो आपका कहने का भाव ये कि यह 2 नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह में रोड़ा है। बिल्कुल रोड़ा है, और इन्होंने रोड़ा नहीं, पूरा पत्थर अड़ा रखा है कि वे जाने नहीं देंगे आगे से जी जी। और मैं एक चीज और बताता हूँ, ये बात दर्शकों को बहुत कम ध्यान होगी, हालांकि जो पुराने लोग हैं उनको याद जरूर होगी। जब 2005 से 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, तब एक चीज की चर्चा पूरे प्रदेश में थी जी। उस समय बड़े बड़े कांग्रेस में नेता थे, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, ये तमाम नेता हुड्डा साहब के खिलाफ ही थे लगभग, और ये बोलते रहते थे बार बार, मंत्री होते हुए भी बोलते थे हाँ। वे हुड्डा साहब सही काम नहीं कर रहे। तब एक चीज की चर्चा चला करती, एक नेता ऐसा था जो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नहीं बोला जी, और हर आदमी, हर राजनीति को जानने वाला एक बात कहता था कि जिस दिन हुड्डा साहब को राजनीतिक रूप से मारेगा ये आदमी मारेगा जी, और उस आदमी का नाम था रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो 9.5 साल तक उनकी सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन भी, बिजली भी, संसदीय कार्य मंत्री भी, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे उनके पास हाँ। तो उस समय ये चर्चा थी, और वही काम रणदीप सुरजेवाला ने कर दिया जी। उस समय लोग ये कहते थे कि ये जो बोलता नहीं ना, ये सबसे खतरनाक आदमी है ठीक है, कहीं तो उसको मुंह पे भी कह देते थे जी। और वो उन्होंने ये दर्शा दिया कि भाई वास्तव में अब रणदीप सुरजेवाला कोई छोटा मोटा नेता नहीं रहा, बहुत बड़ा नेता हो गया जी जी। वरना आप एक बात बताओ, 30 विधायक जिसके साथ हो, 37 में से जी जी, प्रदेश की जनता किलकी मार रही हो, भाई हुड्डा के अलावा कुछ है ही नहीं कांग्रेस में, और फिर भी उसको 6 महीने से जो है विपक्ष का नेता नहीं बना रही पार्टी। तीसरा कारण क्या मानते हैं? कितना अचंभे की बात है। 2 कारण, ये 2 कारण हो गए, ये मेन कारण। इसके बाद जो तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि अब कांग्रेस के नेतृत्व को ये समझ आ गया होगा शायद जी, कि जब से हुड्डा साहब को आगे करके हम चुनाव लड़ रहे हैं, तब से कांग्रेस पार्टी बहुमत नहीं प्राप्त कर रही। 2005 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा सामूहिक नेतृत्व में जी, चौधरी भजनलाल प्रदेश के अध्यक्ष थे जी, उनका फेस आगे था, लेकिन सीएम कोई डिक्लेयर नहीं था जी। उसमें अलग अलग नेता अलग अलग इलाकों में अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान करके चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस एवज में 67 सीटें आ गई।
उसके बाद 2005 में सीएम बना दिया हुड्डा साहब को। 2009 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जी। तो वो फेस थे। और जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो 67 से आगे 40 पे जी। 2014 आते आते वो 40 से हो गए 15 जी। 2019 आते आते उन्होंने थोड़ी ग्रोथ करी और 15 से आगे 31 पे जी। 31 के बाद फिर उनकी 30 हो गई थी क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने रिजाइन कर दिया था, वो बीजेपी में चले गए थे जी। उसके बाद उन 30 से इस बार इतनी आंधी, जो मुझे 2005 का चुनाव बिल्कुल याद है सारा जी जी। उस 2005 के चुनाव में अब जैसे मारामारी थी ना, इतनी मारामारी तो उस समय भी नहीं थी। उस समय भी नहीं। अब तो एक हल्कम 80-80 आदमी टिकट मांग रहे थे, तब तो गिनती के लोग थे बिल्कुल। और उस समय इतनी जो हवा थी उसमें इनकी 67 जब सीटें आई तो इस बार तो आंधी थी, उस आंधी में वो 30 से 37 पे अटक गया मामला। तो प्रद्युमन भाई, तो उनको ये समझ आ गया कि भाई हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब 4 लगातार चुनाव में बहुमत नहीं हासिल कर पा रहे तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2029 में हम बहुमत हासिल कर लेंगे, या जब भी कभी चुनाव होगा आगे तो उसमें हम कैसे बहुमत हासिल कर लेंगे। तो देखिए ये सॉलिड कार्ड है जी। और मेरे हिसाब से जो सेंटर के अंदर 2 हरियाणा के नेता हैं, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, शायद वो बहुत अच्छे ढंग से हाईकमान के आगे ये बात रखते होंगे। उसका भी एक कारण मैं लेकिन इसमें एक सच्चाई यह भी है, एक पहलू ये भी है, जिस वक्त हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा के साथ साथ कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां की कांग्रेस के साथ और वहां के रिजल्ट के साथ अगर हरियाणा के रिजल्ट की तुलना करें, यहाँ वोटों परसेंटेज तो बराबर ले गए वो बीजेपी का, तो काफी अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, उसमें भी मैं एक चीज और बताता हूं, इनके नंबर कम क्यों रहे। अब सैलजा और रणदीप तो लगातार, रणदीप का तो एक समय तो वो था कि वो सारा ही दिन राहुल गांधी के पास रहा करता। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। और इनको टाइम लेके मिलना पड़ता बिल्कुल, और टाइम भी क्या पता अगला मिले ना मिले, बिल्कुल वो सारा दिन राहुल के साथ रहता। वकील भी हैं, कई बार इस तरह के मामला तो एडवोकेट भी हैं, उनकी भाषा पर भी अच्छी खासी पकड़ है। यूं तो दीपेंद्र भी बहुत पढ़े लिखे हैं, हुड्डा साहब भी एडवोकेट हैं जी जी। लेकिन वो कई बार ये हो जाता है कि एक तो एक आदमी सारा दिन गिल्लर है। हमने एक चीज देखी है, जैसे कोई भी आदमी हो, ये मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, उसके साथ सारा दिन जो रहेगा ना, आधा देश तो उसने हुए फ्री में नमस्ते लाइक जाओ। बिल्कुल ठीक भाई, वो जब सारा दिन इसका गिल्लर है तो बड़ा खास मिलेगा। ठीक है। और वो चाहे कान में उसको यूं पूछता हो, मंत्री जी चाय मीठी लोगे फिक्की, और फिर भी अगला फोटो यूं खींच के गेड़ेगा कि मंत्री जी से हल्के के बारे में चर्चा की। ठीक है। तो ये चीज है। अब उसमें अगली बात ये है कि हुड्डा साहब को टाइम लेके मिलना पड़ता है। चौथा एक बहुत बड़ा कारण मैं इसमें और मान रहा हूं, और वो बहुत बड़ा कारण ये है कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी, पहली बार हरियाणा के इतिहास में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल फुल फ्लैश पावर दे रखी थी। अच्छा। 10 में से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और उन 9 में से 8 टिकटें जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहा उनको मिली। एक 9वीं टिकट सिरसा से सैलजा को केवल इसलिए दी गई कि वहां कोई कैंडिडेट ही नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। अशोक तंवर भाग गए थे पार्टी में से, अगर वो होते तो वहां से अशोक तंवर लड़ता। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, उनमें से भी ये 5 हार गए। विधानसभा में 89 में से 72 टिकटें हुड्डा साहब के खासम खास लोगों को दी जी, और उन 72 में से भी हार गई जी, वहां भी नहीं आ पाए। फिर एक बहुत बड़ा सवाल और खड़ा हुआ कि हुड्डा साहब ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो इतनी आंधी में भी बुरी तरह से हार गए, और उन इलाकों में हार गए जहां लोकसभा में पार्टी जीती हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं 2-3 उदाहरण दूं। नलवा विधानसभा क्षेत्र है जी। नलवा में लोकसभा में कांग्रेस जीती है और विधानसभा में कांग्रेस वाला बुरी तरह से हार गया। ठीक बात है। कहीं ना कहीं टिकट गलत बटी, वही तो परिणाम रहा। बिल्कुल ठीक बात है। बारडा विधानसभा है, बारडा विधानसभा में लोकसभा में तो जीता कांग्रेस का राव दान सिंह और विधानसभा में बीजेपी वाला जीत गया। इसका मतलब क्या है? मतलब स्पष्ट ये है कि वहां भी टिकट गलत बटी। तो बहुत से हल्के ऐसे हैं जहां ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जिनका कहीं को सिस्टम ही नहीं था। कई तो कांग्रेस वालों से ज्यादा तो जो और नेता खड़े थे या जो बागी खड़े थे वो वोट ले रहे हैं। ठीक बात। इतनी बुरी हालात हुई है कांग्रेस जी जी। तो उसके पीछे ये 4-5 मुख्य कारण है। तो चर्चा का अंत करें। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कितने बड़े कारण हो, और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार फेल हो रहे हो, लेकिन एक बात मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं
कि आज भी हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस में नेता है उनमें सबसे ज्यादा वजनदार, सबसे ज्यादा रसूख वाले, सबसे ज्यादा वोट बैंक वाला अगर कोई नेता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही हैं। बाकी ठीक है, ड्राइंग रूम में तो कोई किसी के कुछ भी कह जी, बिल्कुल ठीक बात, वो एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर ये सच्चाई है। प्रद्युमन भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला हाईकमान की नजर में बड़े नेता होंगे, हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु हकीकत यह भी है कि हरियाणा में जब उन्होंने जिंद का बाई इलेक्शन लड़ा, कैथल से वो हार गए थे, इस बार भी बड़े टफ मुकाबले में वो जीतते हैं, इस बार भी हुड्डा साहब की वजह से जीत गए। हाँ, और सारी की सारी टीम वहां लगी हुई थी, तो ये सारी चीजें जनता भी जानती है। तो क्या मोटा मोटा यह मान सकते हैं कि देखिए, एक तरफ हुड्डा साहब ने भी पूरा बिट्टो कर रखा है कि मैं नहीं खाली करूंगा कोठी और आपको मुझे बनाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ वहां से भी पूरा अड़ियल रुख है, तो बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को हो सकता है। देखो, बड़ा नुकसान हो रहा है, हो सकता है तो बाद की बात, हो रहा है। और दूसरी बात इसमें एक और है, आज तक 5.5 महीने में हुड्डा साहब का या दीपेंद्र हुड्डा का एक बार भी ये बयान आया है कि हम विपक्ष का नेता नहीं बनना चाहते, या हम विधायक दल का नेता नहीं बनना चाहते, या जो उनके खेमे के 30 विधायक हैं उनमें से किसी का ये बयान आया हो भाई हम हुड्डा साहब को नहीं चाहते, सिंगल बयान नहीं। जिस भी एमएलए एमपी से पूछा जाता है ना, वो ये प्रकाश जी से मैंने उनसे पूछा, नरेश सेलवाल जी से पूछा, उन्होंने कहा कि जस्ट अभी बना दिया जाएगा, दिल्ली चुनाव के बाद बना दिया जाएगा। वो तो हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी ना, तो जयप्रकाश की राहुल गांधी से कोई बात होती, बनाना तो राहुल गांधी सोनिया गांधी ने, बिल्कुल ना नरेश सेलवाल की। लेकिन बात वो कि वो लोग पैरवी कितनी मजबूत कर रहे हैं, पैरवी तो बिल्कुल पैरवी तो इसलिए कर रहे हैं ना कि उन्होंने नरेश सेलवाल और चाहे जयप्रकाश जेपी, उन्होंने अपना नेता हुड्डा साहब को मान लिया। जब उन्होंने अपना नेता मान रखे, नेचुरल बात है, हर वर्कर, हर कार्यकर्ता, हर छोटा नेता अपने बड़े नेता की पैरवी करता है। तो करें चर्चा पर। साथियों देखिए, हरियाणा के अंदर बिल्कुल इस बात को लेकर तगड़ी खिंचाई हो गई है कांग्रेस पार्टी में। एक तरफ हुड्डा साहब भी बिल्कुल इस बात को लेकर टस से मस नहीं हो रहे कि मैं ये पद नहीं छोड़ने वाला हूं, और दूसरी तरफ हाईकमान के दिमाग में भी पता नहीं क्या चला हुआ है, उन्होंने भी एक मन बना लिया है कि हुड्डा साहब को हम बनाने वाले नहीं हैं। देखते हैं इस जंग में कौन जीतता। एक ही पार्टी के अंदर जंग चली हुई है, हुड्डा साहब जीतते हैं या हाईकमान जीतता है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आखिर इसका विजेता कौन बनेगा, और आप क्या मानते हैं, क्या हुड्डा का विकल्प है या हुड्डा साहब ही इस पद को अच्छे से सुशोभित कर सकते, या उनके वजन का कोई और नेता नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।